नमस्कार, आदाब। मैं शरियात से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। शरद पवार लेंगे राजनीति संन्यास, बोले अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। भाई सुनील राउत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भड़के संजय राउत, बोले हम इसका पूरा हिसाब चुकता कर देंगे। महाराष्ट्र में जय मीम और जय भीम के भरोसे ओवैसी, दलित मुस्लिम के सहारे किंग मेकर बनने का है प्लान। हरियाणा चुनाव में अनिल विज को हराने की हुई थी कोशिश, कैबिनेट मंत्री का बड़ा आरोप, का खून खराबा भी हो सकता था। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी मान्यता, योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुपर पावर अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन, आज होगी वोटिंग। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर एनसीपी नेता शरद पवार ने एक बड़ा हिंट दिया है। हाल के समय में अजीत पवार कई बार उनके रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठा चुके हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने रिटायरमेंट को लेकर के हिंट देते हुए कहा है कि अब नए लोगों को चुन कर आना चाहिए। 84 साल की उम्र में भी शरद पवार राजनीति में काफी सक्रिय रहते हैं। रिटायरमेंट के संकेत देते हुए एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा, कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, मुझे अब कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे अब चुनाव को लेकर रुकना पड़ेगा और नए लोगों को आगे आना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार ने आगे कहा, मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि अब मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं। मेरे राज्यसभा के कार्यकाल में अभी 1.5 साल का समय बचा हुआ है। इसके बाद मैं राज्यसभा में जाऊंगा या नहीं, इस पर मुझे विचार करने की ज़रूरत है। मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे अब एमएलए या एमपी नहीं बनना है। मैं लोगों का सेवा करना चाहता हूं। अगर हमारे विचारों के साथ सरकार आती है तो हम सरकार के साथ मजबूती से खड़े होंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के संविधान सम्मेलन पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि भारत का संविधान 1950 से लागू है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आज यानी 2024 में संविधान पर सम्मेलन होना अच्छी बात है, लेकिन अगर सम्मेलन संविधान पर गर्व करने के लिए हो रहा है, सवाल उठाने के लिए नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये एक राजनीतिक साजिश है। भारत का संविधान ये 1950 को लागू हो चुका है और हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। अब आज 2024 में फिर से संविधान के बारे में कोई सम्मेलन करना ये खुशी की बात है, लेकिन प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए नहीं, वो संविधान का एक गौरव करने के लिए अगर सम्मेलन हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। ये राजनीतिक एक षड्यंत्र है। जैसे लोकसभा के चुनाव में एक फेक नैरेटिव चला है कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण निकाला जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है और सिद्ध हो चुकी है। और आज केवल ये महाराष्ट्र का चुनाव दोबारा ये आने की वजह से ये संविधान सम्मेलन नागपुर में किया जा रहा है। इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। भारत का संविधान अमर है, अटल है और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की वजह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी के मामले पर जेएमएम द्वारा राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग पर रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग से पहले से अनुमति ली जा चुकी है। वोटिंग में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक हैं और जेएमएम सहित वो इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में उनके 6 से 7 कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में उन्हें 2 घंटे के लिए बिठा कर रखा जाए तो इसके कारण जो दिक्कत आई है उसकी गुहार वो किसके पास लगाएंगे। देखिए, चुनाव आयोग से परमिशन लिया हुआ प्रोग्राम रहता है सीएम का और ये कुछ ही दिन बाकी है वोटिंग के। 13 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है। ऐसे में वो स्टार प्रचारक हैं और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, राजद और जेएमएम के लिए वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में उनके 5-7 करके प्रोग्राम हो रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए कि अचानक से इस तरह से अगर 2 घंटा उनको बैठा के रखा जाए, 2 घंटे में 4-5 जगह उनकी सभा हो सकती थी और चुनाव आयोग से परमिशन लिया हुआ है, तो इसके चलते जो दिक्कतें आई हैं तो वो किनके पास गुहार लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के समय में उनको किस तरह से ईडी ने 5 महीने तक जेल
जेल में रखा और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद 5 महीने तक लोकसभा इलेक्शन के दौरान उनको जेल में रखा गया। अब इस चुनाव में अगर इस तरह से होगा तो फिर वो कैसे जनता के बीच जाएंगे, जब लाखों की भीड़ वहां उपस्थित रहती है और ऐसे में सीएम का कार्यक्रम स्थगित होता है। शाम को आपको पता है कि 4:30 बजे के बाद फिर फ्लाइट उड़ेगी भी नहीं, तो वो फिर चाहकर भी कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये जो परेशानी है, इसकी गुहार लगाने के लिए एकमात्र माननीय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वो भी एक आदिवासी महिला है और हमारे मुख्यमंत्री भी एक लोकप्रिय युवा आदिवासी नेता है। तो वो अपने नेत्री के पास, माननीय गवर्नर के, राष्ट्रपति के पास गुहार लगाए हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए इसमें कि ऐसे समय में हम क्या करें। महाराष्ट्र चुनाव के बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अपने भाई सुनील राउत पर एफआईआर दर्ज होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तो सिर्फ केस दर्ज हुआ, चुनाव के दौरान हमारे खिलाफ फर्जी केस दर्ज किए जाएंगे, फिर हमें भी जेल में भेज दिया जाएगा। हम इन सबसे डरते नहीं हैं। 23 नवंबर को हम पूरा हिसाब चुकता कर देंगे। होने दो ना, मामला ही दर्ज हुआ है ना। झूठे मुकदमे इस चुनाव में हमारे ऊपर हो गए, हमको जेल में डाला जाएगा फिर एक बार। हम डरते नहीं है, हम 23 तारीख के बाद हिसाब कर देंगे उनका सबका। करारा जवाब 23 तारीख को मिलेगा। करारा जवाब 23 तारीख को मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भले ही प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन में ना हो, लेकिन जय भीम और जय भीम नारे वाले एजेंडे के साथ उतरे हैं। ओवैसी ने इस बार महाराष्ट्र की 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 12 सीटों पर मुस्लिम और 4 पर दलित समुदाय के प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। इस तरह दलित और मुस्लिम समीकरण के सहारे ओवैसी महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर बनने की जुगत में है। एआईएमआईएम के टिकट पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 230 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन ओवैसी ने सिर्फ 16 टिकट पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। मुस्लिम दलित वोटों को अपने पक्ष में करने की उम्मीद में ओवैसी ने 4 सुरक्षित सीटों पर दलित समुदाय से उम्मीदवार उतार दिए हैं और जिन 12 सीटों पर मुस्लिम को टिकट दिया गया है उन पर मुस्लिम वोटरों की आबादी 25% से भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने 4 दलित उम्मीदवार को उतारा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने जिन सीट में मुस्लिम चेहरों को उतारा है उनमें औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद मध्य, भिंडवी और पश्चिम समेत और भी कई विधानसभा सीटें हैं। इस तरह से दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे ओवैसी को 5 से 7 सीट जीतने की उम्मीद है। इस तरह महाराष्ट्र की सियासत में किंग मेकर बनने की उम्मीद पाल रखी है। इसके लिए मॉब लिंचिंग, अल्पसंख्यक उत्पीड़न और हिजाब जैसे मुद्दों को उठाकर मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाने की रणनीति है। मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि हमने जो सीटें चुनी है वो बेहतर नतीजे देंगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आपके विरोध करने के बावजूद अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया। इस पर उन्होंने कहा है कि मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अजीत पवार की पार्टी ने ये सही काम नहीं किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा था, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया है। इस पर पूर्व मंत्री नवाब मलिक की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। नहीं, देखिए, मुझे पता नहीं किसकी राजनीति क्या है, कौन किस तरह से किसके समर्थन में है, कौन किसके विरोध में है, सरवनकर जी का क्या स्टैंड है या राज ठाकरे साहब किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। मैं किसी भी तरह से, मेरी जानकारी नहीं है। मेरा पूरा फोकस मेरी अपनी विधानसभा और मेरी बिटिया की विधानसभा है और हमें लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीति जिस तरह से चल रही है पूरी तरह से कंफ्यूजन है, जनता भी कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है। हमें लगता है नतीजे के बाद सच्चाई सामने आएगी कि क्या होने वाला है। देखिए, मेरे विधानसभा में मेरे खिलाफ महायुति का उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी शिंदे साहब के उम्मीदवार के समर्थन में खड़ी है। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के बयान मेरे खिलाफ आ रहे हैं। लोगों को पता है कि मुझ पर बीजेपी का प्रेम क्यों है। महायुति के लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं ये देश जानता है, महाराष्ट्र जानता है और सारी जनता जानती है। लेकिन ये साफ कर दूं कि इस सीट पर महायुति के पास मात्र 28,000 वोट हैं। उन्हें पता है कि वे जीत नहीं सकते। और ये भी मैं बता दूं कि 28,000 वोट भी इस बार मिल जाए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा है।
हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान प्रशासन ने उन्हें हराने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा, यह जांच का विषय है। मंत्री ने कहा है कि मैं कोई सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चुनाव के दौरान खून खराबा करने की कोशिश की गई ताकि अनिल विज या उनकी पार्टी के किसी कार्यकर्ता की हत्या हो जाए। तीसरा पक्ष था प्रशासन। प्रशासन ने पूरी कोशिश करी कि अनिल विज को हराया जाए, पूरी कोशिश करी। किसके कहने से करी, क्यों करी, ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं लगाता, लेकिन जो घटित हुआ, नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें भी बनाने से रोक दी। मंजूर शुदा सड़कें, जो सड़कें मंजूर थी, जो अब शुरू हो गई। भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गई? और अगर उनके टेंडर पहले हो चुके थे तो चुनाव में भी बनाई जा सकती थी। कहीं पर भी कोड ऑफ कंडक्ट इसको मना नहीं करता, लेकिन रोकी, सारे काम रोके गए। और यहां तक की बात सीमित नहीं है, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके। दिल्ली में लोगों को वायु प्रदूषण से राहत मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। अगले 5 दिनों तक सुबह के समय दिल्ली धुंध की चादरों में लिपटी दिखाई देगी। तापमान में गिरावट का क्रम जारी है। बहुत जल्द लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बयान सामने आया है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार, हरियाणा बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, उसे राजनीति के अलावा कुछ करना आता ही नहीं। ये तो सारे वैज्ञानिकों ने हर तरफ से रिसर्च करके रिपोर्ट दी है। उत्तर भारत के सभी सरकारों को मिल करके काम करना पड़ेगा, तभी ये इसको नियंत्रित किया जा सकता है। दिल्ली की सरकार 24 घंटे काम कर रही है और भाजपा की सारी सरकारें चुपचाप बैठी हुई हैं। तो ये जो गैप है इसे पूरा करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नौटंकी से नहीं पोल्यूशन कम होगा। 4 राज्यों, 4 सरकारों की जिम्मेदारी है भाजपा के ऊपर। भाजपा उससे भाग रही है अपनी जिम्मेदारी से, और सोचती है कि और सवाल कर देंगे तो मीडिया वाले सुबह सुबह जाएंगे, भाजपा सवाल कर रही है, बोलिए। भाजपा वाले से पूछो कि 4 सरकारें तुम्हारी क्या कर रही हैं। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और उसका परिणाम दिखेगा। कोर्ट ने भी संज्ञान लिया आतिशबाजी पर, सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं। हमें से पूछे ही जाएंगे क्योंकि हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वालों से नहीं पूछे गए, हरियाणा वालों ने धूम खूब पटाखे बेचे, उनसे नहीं पूछे गए, राजस्थान वालों ने बेचे, उनसे नहीं पूछे गए। तो मेरा कहना है कि देखिए, दिल्ली के अंदर हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पहल हो जिससे प्रदूषण कम होता है उसको नियंत्रित किया जाए। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूं कि प्रदूषण केवल दिल्ली के लोगों की समस्या है ही नहीं। दिल्ली के सोर्सेज से जितना पोल्यूशन पैदा होता है उससे 2 गुना ज्यादा चारों तरफ एनसीआर से पोल्यूशन दिल्ली में आ रहा है। वहां तो सारी भाजपा की सरकारें हैं, वो चुपचाप बैठी हैं, कोई पूछने वाला भी उनसे नहीं है। और पूछेंगे किससे? कोई बताने के लिए आएगा ना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मिलता किसी से, न तो उत्तर प्रदेश का पर्यावरण मंत्री जवाब देने के लिए बैठे किसी को तैयार है, न तो हरियाणा का पर्यावरण मंत्री किसी को जवाब देने को तैयार है, न राजस्थान के पर्यावरण मंत्री किसी को जवाब देने को तैयार है। करना यूपी मदरसा एक्ट वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। आज सीजीआई DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस की बेंच ने कहा है कि ये सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड
कि और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। सर, जो जितने चल रहे हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत थी? ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। जो दूसरे बोर्ड हैं, जैसे सीबीएसई कह लें या सीएससी कह लें और मदरसा बोर्ड है, उसकी एजुकेशन का जो पैटर्न है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? दोनों सेम है या डिफरेंट? जी, हम जो मदरसा बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है जो करिकुलम, वो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के बराबर है, जहाँ तक कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब का, ज्योग्राफी, इनका सवाल है। बस एक अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, जो मुस्लिम है खास करके उनका, कि वो उसकी एजुकेशन पाएं। तो उसको मेंटेन किया हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त झारखंड में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी देश की सुरक्षा, स्वाभिमान, रोजगार, महिला सशक्तिकरण की गारंटी है, विकास और विरासत के बीच समन्वय की भी गारंटी है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए अयोध्या से तो मैं आया हूं ना। कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर सहप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी। पूरे यूपी के अंदर घूमिए, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की गारंटी बाकी हम लोग के लिए। एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहन और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी। बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर यूपी की राजधानी लखनऊ की ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से मदरसे से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। यूपी मदरसा अधिनियम का मसौदा यूपी सरकार ने बनाया था। सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम असंवैधानिक कैसे हो सकता है? हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है। इससे तमाम मदरसे से मुतालिक लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुतालिक, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं
कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहें। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बीच प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दौसा में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जनता मन बना चुकी है कि दौसा में भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताएंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री को जबरदस्ती आप जेल में डाल दें, एजेंसी का दुरुपयोग करें, सीबीआई, ईडी का, इनकम टैक्स का। लोग समझ गए कि सत्ता पाने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, विपक्ष की बात को कुचलने के लिए सरकार पूरी तरह एजेंसी का दुरुपयोग करती है। उसका भी रिएक्शन होगा तो हमारे पक्ष में। सर, डॉक्टर लखनऊलाल मीणा लगातार कैंपेन कर रहे हैं, तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। 10 महीने के कार्यकाल को गिनाने के बाद जब पहले भाजपा की सरकार थी और उपचुनाव हुए थे, तब भी अजमेर का उपचुनाव हुआ, बाकी जगह उपचुनाव हुए, वहाँ 30, 50, 60 MLA पड़े रहे, 20 मंत्री वहाँ पड़े रहे। मंत्री और विधायकों को भेजने से वोट नहीं मिलता है। जनता का मन जितना बढ़ता है, अपने कामों से लोगों के बीच विश्वास पैदा करना पड़ता है। जिस पार्टी का आप कैंडिडेट हैं, उस पार्टी ने क्या किया है? अब 11 महीने सरकार को हो गए, कौन से काम कर दिए? आज ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, डीएपी, खाद, यूरिया की किल्लत है, कालाबाजारी हो रही है और लोगों को किसानों को सरकार की मंशा भी नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार जनबल के और अपने प्रशासन की ताकत पे लोगों का वोट जीत पाएगी। लोग यहाँ के बड़े निर्णायक सोच रखने वाले लोग हैं, मन बना के रखते हैं और जाति बिरादरी से ऊपर रखकर पार्टी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी को सर राजनीतिक अजीत तो मुझे बता देना उन्होंने क्या उपलब्धियां की हैं। उन्होंने घोषणा करी, नौकरी नहीं पाए, उन्होंने कहा कि हम बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे, क्या किया, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। 10 महीने में सिर्फ आपस में हिसाब हुआ है। कई सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं और निर्णय को ले नहीं पा रहे हैं। अफसरशाही हावी है, सत्ताधारी दल के विधायक खुद होते फिर रहे हैं जयपुर के अंदर, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। वहाँ से पोस्टिंग में पता नहीं किसकी चल रही है। तो सत्ता है किसके हाथ में, निर्णय कौन ले रहा है, जवाबदेही किसकी है, ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। और लोग समझ रहे हैं कि सरकार जो बनी थी उम्मीदों के साथ वो धराशायी हो चुकी सारी उम्मीदें, और इतने कम समय में सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। पहली बार सुपर पावर अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये जल्द ही तय होने वाला है। आज अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इस वक्त की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मैदान में है। चुनाव के पहले हुए सर्वे के मुताबिक दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। कमला हैरिस अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कमला हैरिस ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। चुनाव के पहले अपने अंतिम चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने एक बार फिर से एक दूसरे पर निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा कि कमला को वोट दिया तो मुसीबत, असफलता, तबाही के 4 और साल शायद हमारा देश इससे कभी उबर न सके। तो वही कमला ने भी ट्रंप को वह देश के लिए नुकसानदायक बताया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में वोटिंग होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4 बजे अमेरिका में मतदान शुरू होगा। अमेरिका का चुनाव में वोटिंग से पहले FBI अलर्ट पर है। चुनाव में खतरे को देखते हुए FBI ने कमांड पोस्ट बनाई है। वाशिंगटन DC में इलेक्शन कमांड पोस्ट तैयार की गई है। 80 लोगों का स्टाफ 24 घंटे चुनावी गतिविधियों की निगरानी करेगा। वोटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि अब जो भी होगा बेहतर होगा। जीत वही है जो लोगों के दिलों में जगह बना ले। चुनाव से 2 दिन पहले एक नए सर्वे में दिखाया गया है कि आयोवा में संभावित मतदाताओं के बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 44% के मुकाबले 47% की बढ़त बनाए हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने इस सर्वेक्षण को फर्जी और भ्रामक बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण डेमोक्रेटिक पार्टी की उनकी प्रतिद्वंदी के पक्ष में किया गया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।